हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना। तो इसमें बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट एनिमेशन के साथ। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। पहला बात करते हैं बच्चों, आखिर द्वितीयक क्रियाओं का मतलब होता क्या है। तो इसकी सामान्य डेफिनेशन होती है, यानी किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन तथा मूल्य में वृद्धि को क्या कहते हैं बच्चों, हम विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। आपको पता है ये द्वितीयक क्रिया या विनिर्माण कहाँ होता है, उद्योगों में होता है। उद्योगों में क्या होता है, किसी भी सामान्य वस्तु को क्या बना दिया जाता है, विशेष या बहुमूल्य वस्तु बना दी जाती है। अगर उदाहरण के लिए बात की जाए, जैसे कि गेहूं है। अब गेहूं हमें सामान्यतः देखा जाए तो लगभग 15 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन वहीं हमें आटा कितने रुपए में किलो मिलता है, 32 रुपये किलो। यानी क्या हुआ, पहला क्या कि यानी वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ ना, गेहूं से आटा बनना, वस्तु के आकार में परिवर्तन होना और मूल्य में भी वृद्धि हुई। तो ये क्या है बच्चों, विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है बच्चों। जैसे पहला आता है कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा आता है छोटे पैमाने के उद्योग, तीसरा आता है बच्चों बड़े पैमाने के उद्योग। तो इस प्रकार से ये 3 बड़े यानी आकार के आधार पर ये उद्योग होते हैं। अब बात करते हैं कुटीर उद्योग का मतलब क्या है। तो बच्चों, तो कुटीर उद्योग क्या होते हैं, उन उद्योग कहा जाता है जिनको है ना, जो उद्योग परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर चलाया जाता है ना। जो परिवार, गांव में जो परिवार के लोग होते हैं जब मिलकर ये सब काम करते हैं तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग में क्या होता है बच्चों, जैसे पूंजी और परिवहन के लिए ना, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पूंजी की जरूरत इसमें नहीं होती है। और इसके साथ साथ जो कच्चा माल होता है या इसका बाजार होता है, इसके आसपास ही उपलब्ध होता है। ठीक है। और इसमें मशीनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। लोग क्या होते हैं, मशीनों की अपेक्षा क्या करते हैं, मानव श्रम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है ना। जैसे चटाई उद्योग हो गया, मोमबत्ती उद्योग हो गया, ये सारे कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। अब छोटे पैमाने के उद्योग क्या है बच्चों, पहला तो बात करेंगे इसके अंदर निर्माण स्थल। यानी याद रखिएगा, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ना, उनका जो निर्माण स्थल होता है वो घर से बाहर होता है। यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करेंगे तो घर से क्या होगा, बाहर होगा। एक फैक्ट्री होगी, बेशक छोटे स्तर पर लगाई गई होगी, लेकिन फैक्ट्री में काम होगा। लेकिन क्या बताया मैंने, कुटीर उद्योग क्या होता है, घर के द्वारा यानी घर के अंदर चलाया जाता है। दूसरा क्या आता है, कच्चा माल। इसमें क्या होता है बच्चों, स्थानीय कच्चे माल की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है ना। और इसमें रोजगार के अवसर भी थोड़े क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, अधिक होते हैं। और इससे क्या होता है, स्थानीय निवासियों का क्रय शक्ति क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्रय शक्ति मतलब क्या होता है, उनकी वैल्यू जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है छोटे पैमाने के उद्योग में। जैसे साइकिल उद्योग हो गया, है ना बच्चों। तो ये उदाहरण है। नेक्स्ट बात करेंगे बड़े पैमाने के उद्योग। तो कॉमन सी बात है, बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है बच्चों, उत्पादन और इसमें डेवलप टेक्नोलॉजी, और क्या नाम है, जो श्रमिक होते हैं ना, जो लेबर्स होते हैं, वो काफ़ी कुशल होते हैं अपने काम में। और इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, जैसे उत्पादन अथवा जो माल है जो बनाया गया है उसका बहुत बड़ा बाजार होता है, उसमें जाकर इसको बेचा जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा भी ज़्यादा होती है और इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। ठीक है। और कच्चे माल का अलग अलग कच्चे माल का यूज़ करके क्या किया जाता है, इसमें चीज़ों को बनाया जाता है बड़े पैमाने के उद्योग में। ठीक है बच्चों। तो ये होता है। और इसके साथ आप और भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे बड़े पैमाने के उद्योग में स्वचालित बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें ये विकसित देशों में ज़्यादातर की जाती है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। जैसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उद्योग, दूसरा आता है निजी क्षेत्र या निजी उद्योग, और तीसरा आता है संयुक्त क्षेत्र या संयुक्त उद्योग। तो चलो बात करते हैं आखिर तीनों उद्योग होते किस टाइप के हैं और क्या होता है। पहला बात करते हैं सार्वजनिक उद्योग। तो बच्चों देखो, पहला तो याद ना, सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है ना, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है और सरकार ही इनका प्रबंध करती है पूरी तरीके से। भारत में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। जैसे लौह इस्पात उद्योग आपने सुना होगा, टाटा के बारे में, टाटा लौह इस्पात उद्योग, या जमशेदपुर के नाम से सुना हुआ है ऐसे। और सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं ना बच्चों,
ये ज़्यादातर समाजवादी देशों में ज़्यादातर ऐसे उद्योग पाए जाते हैं। इन देशों में समाजवादी शासन व्यवस्था है, क्योंकि इन उद्योगों का जो संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर चीन के बारे में बात की जाए, सॉरी चीन नहीं, सोवियत रूस के बारे में, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों निजी क्षेत्र के उद्योग। तो ऐसे उद्योग क्या होते हैं, इस ऐसे उद्योगों का जो मालिक होता है ना, वो एक व्यक्ति होता है या एक कंपनी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का ही प्रबंधन करती है, कोई और का प्रबंधन नहीं करेगा, व्यवस्था कोई और नहीं करेगा, ये व्यक्ति ही करेगा। और इसके साथ साथ पूंजीवादी देशों में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ये पूंजीवादी देश हैं। यहाँ आप देख लो इस प्रकार के उद्योगों की भरमार है, ठीक है। भारत में अगर बात की, भारत में जैसे टाटा समूह देखा होगा, टाटा, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सबसे अच्छे उदाहरण है निजी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट होता है संयुक्त उद्योग। तो बच्चों देखो, ये संयुक्त उद्योग क्या होते हैं, यानी ऐसे उद्योग होते हैं जो सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर चलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड, तो एक प्राइवेट है और लिमिटेड जहाँ जुड़ी है ना बच्चों, तो यानी आधी सरकारी आधी प्राइवेट है, और प्राइवेट है तो पूरी प्राइवेट ही है ना। अगर बात की जाए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, ठीक है ना। मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ठीक है ना, ये भी इसका उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है बच्चों, आपका उदाहरण है संयुक्त क्षेत्र के, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अरे भैया, आप किसी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में आप उद्योग लगाओगे तो क्या क्या चीजें देखोगे। ऐसे ही नहीं है ना कि सामान लेके आप उस क्षेत्र में पहुंच गए, तो कुछ चीजें तो आप वहां देखोगे ना, वो बात करते हैं। जैसे कि पहला क्या प्रभावित करता है बच्चों, कच्चा माल की उपलब्धता। यानी इसमें क्या होता है, भारी वजन और सस्ते मूल्य और वजन घटाने वाले पदार्थ और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थित किए जाते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों कच्चा माल उद्योग को काफी प्रभावित करता है, क्योंकि ज्यादातर उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल पहला तो आसानी से मिल जाए, ठीक है ना, और सस्ता मिल जाए। अब एक चीज बताओ कि चीनी के लिए अब मुंबई में तो हम मिल नहीं स्थापित करेंगे। अब चीनी के लिए हमें कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही क्या करना पड़ेगा, हमें उद्योग लगाना पड़ेगा, क्योंकि चीनी क्या है, यानी गन्ना हमें कहाँ मिलेगा, यूपी में ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम महाराष्ट्र में हम लगाएंगे तो कॉमन सी बात है कि क्या नाम है, इसको है ना ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और जितनी मात्रा में गन्ने का, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब गन्ने को काटा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक, किसी भी निजी कंपनियों के हाथों या उद्योग में मतलब ले जाना होता है, वरना जितनी मात्रा में इसका रस चाहिए होता है उतना मात्रा में नहीं निकलता है। इसीलिए गन्ने को बाहर राष्ट्र उद्योग भी कहते हैं। चलो, दूसरा क्या है, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। यानी कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे दक्षिण भारत में आप सूती मिल स्थापित कर सकते हो, कि वहाँ नमी ज़्यादा है। नमी के कारण क्या होता है, कपास से जो वस्त्र उसकी कताई आसानी से की जा सकती है। और अत्यधिक ठंडे और अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योग की स्थापना करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। या तो आप बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ रहे उन क्षेत्रों में आप उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, या बहुत गर्मी वाले प्रदेशों में नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति के साधन। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, वह उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप ही लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है। या ज़्यादातर उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों कि 7-8 घंटे बिजली आ रही है और आप कंपनी चला लोगे, ऐसे नहीं। तो इस तरीके का होता है बच्चों कि उद्योग ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ 24 घंटे ऊर्जा उपलब्ध हो, विद्युत ऊर्जा उपलब्ध हो। नेक्स्ट बात करते हैं श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता का मतलब क्या होता है, अधिकांश उद्योग उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग, जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें क्या होता है, कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही ये टिके हुए हैं। तो ज़्यादातर उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ श्रम यानी लेबर या मजदूर सस्ते हों और कुशल हो, है ना। नेक्स्ट आता है पूंजी। आप लोगों को पता है कि पूंजी तो भैया प्रभावित ही करेगी, पैसा होगा तभी तो आप काम चला पाओगे ना। यानी किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कारखाने के लिए ज़मीन खरीदना, मशीनें खरीदना, कच्चा माल खरीदना, मजदूरों को वेतन देना,
इन सब के लिए कहाँ से आएगा, पैसे ही तो चाहिए ना। तो पूंजी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। बच्चों मैं सारी चीज़ें आप लोगों को कवर अप करवा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।